इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको दिखाते हैं कैसे योगी सरकार के एक मंत्री मंच पर ही अचानक बेहोश हो गए। दरअसल हरदोई में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, जोर से उन्हें पसीना निकला और उसके बाद वो मंच पर ही बेहोश हो गए। अधिकारी और नेता उन्हें पंखे झेलते हुए दिखाई दिए और उसके बाद उन्हें दोबारा खड़ा करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे और उन्हें फिर वापस लखनऊ लौटना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे कि बिहार में 12वीं कक्षा के परिणाम जब भी सामने आते हैं पिछले 2 सालों से, तो उस पर ग्रहण सा लग गया है। जब पिछले साल 12वीं कक्षा के परिणाम सामने आए और टॉपर्स से जब पत्रकारों ने बातचीत की तो ये बात प्रदर्शित हो गई और दीगर हो गई हर किसी के सामने कि ये जो टॉपर्स हैं ये किसी कीमत पर 12वीं कक्षा पास करने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो बिहार के बोर्ड एग्जाम के टॉपर थे। सवाल ये उठता है कि इस बार जब 65% 12वीं के छात्र फेल कर गए हैं, सिर्फ 35% बिहार के बच्चे 12वीं बोर्ड को पास कर पाए हैं, तो इस बार के बिहार के टॉपर्स में तो वाकई में बड़ा मादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार भी जो बिहार के टॉपर्स हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने ही विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, शायद 12वीं पास करने योग्य भी नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। टॉपर हो तो ट्रायल दो। बिहार की हालत अब ऐसी हो गई है कि टॉपर से भी उसके टॉप करने का सबूत मांगा जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। नाम गणेश, कामयाबी आर्ट्स में टॉपर, नतीजा टॉपर होने का सबूत देना पड़ा। हारमोनियम बजाकर गणेश ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इसने पूरी लगन और शिद्दत से बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशनल काउंसिल में टॉप किया है। अब इसे कैमरे का डर कहें या फिर कुछ और कि गणेश के सुर थोड़े आगे पीछे जा रहे हैं। इस ट्रायल का कारण है गणेश का BIEC की परीक्षा में टॉप करना। झारखंड के रहने वाले गणेश कुमार ने समस्तीपुर से पढ़ाई करते हुए आर्ट्स में 82% से ज्यादा नंबर हासिल किए, लेकिन पिछले साल हुए टॉपर घोटाले के बाद बिहार में हर टॉपर को ठोक बजाकर टेस्ट किया जा रहा है कि वाकई वो छात्र टॉपर है या नहीं। तो सबसे पहले जब गाना बजाया जाता है तो किस सुर पे बजाया जाता है? सुर और ताल से मिला करके सबसे पहले गाने को धीरे धीरे अपना ऊपर उठाया जाता है। सारे गामा मिला के कितने मतलब ये होते हैं? 7 होते हैं। मीडिया से दूरी बनाने के बाद आखिर गणेश कैमरे के सामने आया और खुद हारमोनियम बजाकर दिखाया, लेकिन बात जब अंतरे और मुखड़े की आई तो गणेश ने हाथ खड़े कर दिए। बता दें कि गणेश समस्तीपुर का रहने वाला है ही नहीं, गणेश सिर्फ परीक्षा देने समस्तीपुर आया था। सवाल गणेश की जन्मतिथि पर भी उठ रहे हैं। पूछे जाने पर गणेश ने अपनी जन्मतिथि 1993 की बताई है। आपका जन्मतिथि क्या है? 2/6/1993। लेकिन गणेश के दोस्त कुछ और ही बता रहे हैं। कुमार को कैसे जानते हैं? साथ में पढ़े हैं, क्लास फ्रेंड है। कहाँ पढ़ते थे? SSR हाई स्कूल सरिया। एग्जाम कहाँ से दिए थे? पचम्बा, पचम्बा। किस चीज़ का एग्जाम दिए? मैट्रिक का। ये कब की बात है? 1990 की। हालांकि इस पूरे विवाद पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने गणेश का बचाव किया है। अरे संगीत के जो लोगों ने सवाल पूछा क्या उस संगीतज्ञ थे? आप हमसे MA PhD के आप केमिस्ट्री का सवाल हमसे पूछेगा, आप केमिस्ट्री में है एक्सपर्ट। ऐसे आप लोग सिर्फ नेगेटिव बात को उठाना चाह रहे हैं। तमाम सवालों और जवाबों के बीच बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। एक तो निम्न और ऊपर से कराला चढ़ा। इस बार के इंटरमीडिएट एग्जाम में सरकार पहले ही 65% बच्चों के फेल होने से परेशान थी और अब फिर से एक बार टॉपर स्कैम का भूत इस सरकार को परेशान करने लगा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिहार में एक बार फिर से टॉपर स्कैम हुआ है या फिर ये डर है जिसको लेकर सफाई हर टॉपर को देनी पड़ रही है। जो भी हो, लेकिन इस खबर ने एक बार फिर बिहार को सुर्खियों में ला दिया है। पुनीत पुष्कर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। टॉपर स्कैम नहीं, दरअसल बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लग रहा है और वो इसलिए क्योंकि साल दर साल बिहार में पहले तो नकल की परिपाटी बहुत ज्यादा रही और उसके बाद जब से टॉपर बनने के लिए पैसे उगा ही देना और एक व्यवहारिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा सर्कल बना देना प्रदर्शित करता है कि बिहार में अगर आपको टॉप करना है तो पैसे दीजिए, घूस दीजिए और आप आसानी से टॉप कर सकते हैं। ये बात अलग है कि आपको कुछ आता हो या ना आता हो। बिहार इंटरमीडिएट के नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। आइए जरा आपको दिखाते हैं।
बिहार के लाल इस बार के बोर्ड की परीक्षा में कैसे फेल हुए ये जरा देखिए। 65% बच्चे जिन्होंने बिहार बोर्ड की परीक्षा में 12वीं का इम्तिहान दिया था वो फेल कर रहे हैं। 12,40,000 बच्चे इस एग्जाम में बैठे, जिसमें 8,03,000 बच्चे फेल हो गए। महज 4,37,000 विद्यार्थी ही पास हो पाए। साइंस का जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ 30% बच्चे ही पास कर पाए, जबकि आर्ट्स की बात करें तो 37% यहां सफलता हासिल कर पाए बच्चे। कॉमर्स का रिजल्ट और साइंस के मुकाबले काफी बेहतर रहा। 73% बच्चे कॉमर्स में पास करते दिखाई दिए। सवाल यह उठता है कि जब पासिंग परसेंटेज इस तरह का है और बिहार में जो टॉपर्स की जो आप देख रहे हैं, ये जो सज्जन जिन्हें अभी हम आपको दिखा रहे थे गणेश जी, अगर ये आपको कहीं से टॉपर लग रहे हो तो फिर आप समझ जाइए कि बिहार में परीक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है। और नीतीश कुमार जी जो पिछले 15 साल से बिहार के शासक हैं, भगवान जाने बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। बिहार में इंटरमीडिएट के रिजल्ट के जिस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है, वहीं जरा हरियाणा के जिंद की बात करते हैं। एक ऐसा स्कूल है जहां 10वीं की परीक्षा में पूरी की पूरी क्लास फेल कर गई। जरा आप सोचिए यहाँ पढ़ाई कैसे होती होगी। इस तरह की पढ़ाई अगर हिंदुस्तान में बच्चों को मिल रही है तो हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं, कौन सा भविष्य देना चाहते हैं। इससे तो अच्छा था कि वो गौचारा स्कूल में बच्चे पढ़ते थे बिहार में, जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता हुआ करती थी और भैंस की पीठ पर बैठ के क्लास लगाई जाती थी। ये है जिंद के सिल्ला खेड़ी गांव का सरकारी स्कूल। मीडिया के कैमरे के सामने तो स्कूल में पढ़ाई जोर शोर से जारी है, मगर हकीकत में ये स्कूल पढ़ाई से कोसों दूर है, जिसका सबूत है बच्चों का 0 रिजल्ट। जी हाँ, यहाँ एक क्लास के सभी 20 स्टूडेंट फेल हो गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले 3 साल से यही हालात हैं, जिसका कसूरवार ये बच्चे शिक्षकों को ठहरा रहे हैं। हम 20 बच्चे थे, 20 के 20 फेल हो गए। हमारे स्कूल में ना टीचर नहीं थी। मास्टर की कमी से सभी बच्चे फेल हो चुके हैं। कितने बालक थे? 20 बालक थे, 20 में से एक भी पास नहीं हुआ। किसकी कमी मानो? टीचरों की। इतने खराब रिजल्ट की खबर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल प्रशासन को भी जवाब नहीं सूझ रहा है। हालांकि बच्चों के 0 रिजल्ट के पीछे स्कूल प्रशासन के अपने बहाने हैं। और जो हमारा रिजल्ट है वो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में ही 0 है। अगर साइंस में हमारा रिजल्ट कुछ अच्छा होता तो हमारा रिजल्ट लगभग 30 से 40% के बीच में आ सकता था। तो एक ऐसा सब्जेक्ट साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हमें सिर्फ एक भी बच्चा पास नहीं हुआ इस स्कूल में। उसका मेजर कारण है जो वो साइंस के अध्यापक में होना है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि शिक्षकों और स्टाफ के आपसी मतभेद का खामियाजा स्कूल के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अध्यापक कम है, आपस में उनकी फूट रवा है, तो इस कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। 0 मतलब उस पर गए हैं बच्चे रिजल्ट पर। हालांकि बच्चों की शिकायत और अभिभावकों की नाराजगी के बाद जिले के शिक्षा अधिकारी अब मामले की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की बात जरूर कह रहे हैं। बिल्कुल टीचर बिल्कुल पूर्ण रूप से दोषी है अगर 0 रिजल्ट देता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी बच्चा इस लायक ना हो कि वो पास ना हो सके। स्टाफ की ही कमी है, स्टाफ की आपस की गुटबाजी की वजह से बच्चों का नुकसान हुआ। अगर कोई ऐसे दोषी हो तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। हाल ही में बिहार के परीक्षार्थियों का खराब रिजल्ट चर्चा का विषय बना हुआ था और अब हरियाणा से आई ये खबर देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की जर्जर हालात के सबूत हैं, जिन्हें जल्द ही अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में नतीजे और भी खराब हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पशुओं की बिक्री पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये बहस थम ही नहीं रही। इस बहस में नित्य दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता खास करके केरल में अपनी बातों को हवा देते दिख रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका क्या इलाज निकाला जाए। कांग्रेस के विधायक वी.टी. बालराम ने बीफ पार्टी आयोजन की और उसके बाद विरोध प्रदर्शित करते दिखाई दिए। याद कीजिए कि कांग्रेस ने अपने उस कार्यकर्ता को बाहर निकालने की जहमत उठाई थी जिसने एक बछड़े का सर काटकर सड़क पर रख दिया था। जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पूरे विवाद से अपने आप को अलग रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की इकाई जो कि केरल की है वो इस विवाद के जरिए अपने आप को सुर्खियों में बनाए हुए और ऐसे में कांग्रेस के लिए देश भर में दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं।
ये वो वीडियो है जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। एक के बाद एक हजारों लोगों ने इसे सोशल साइट्स पर देखा और शेयर किया। तस्वीरों में नीली शर्ट पहने खड़े ये शख्स दरअसल केरल के त्रितला से विधायक वीटी बलराम। वीटी बलराम केरल स्टूडेंट यूनियन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये छात्र संगठन केंद्र सरकार के पशु बिक्री पर नए कानून का लगातार विरोध कर रहा है और इसी विरोध का हिस्सा बने वीटी बलराम। अपना विरोध जताने के लिए बलराम ने शाकाहारी होने के बावजूद पार्टी में न सिर्फ बीफ खाया बल्कि इसे फेसबुक लाइव पर जाकर हजारों समर्थकों के साथ शेयर किया, जिसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया। हालांकि बीजेपी ने केरल से आए इस वीडियो को समाज के लिए खतरनाक बताया है, साथ ही नए कानून को देश के हक में बताया है। जो प्रोवोकेट कर रहे हैं इससे फ्रिक्शन आता है, ग्रुप में आपसी तनाव बढ़ता है और इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए कि पहले तो जैसा केरला हाई कोर्ट ने कहा है उस गाइडलाइंस को समझे, जो नोटिफिकेशन को समझे और उसका जो स्पिरिट है उसको समझे। लेकिन अगर प्रोटेस्ट भी करना है तो ये प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है जिस तरह से वो एक भड़काऊ तरीके से वो बीफ फेस्ट या बीफ को ओपनली खा के लोगों की आस्था से जुड़े और उनको अननेसेसरी हर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच आईआईटी मद्रास में भी छात्र एक बार फिर से सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तमाम शोरगुल के बीच छात्रों ने केंद्र सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग दोहराई। साथ ही छात्रों ने अपने इस आंदोलन को पूरे राज्य भर में तेज करने की चेतावनी भी दी। पहले केरल की सड़कों पर बछड़े का काटना और फिर आईआईटी में बीफ पार्टी का आयोजन। केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ अलग अलग संगठन अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विरोध का झंडा लिए खड़े हैं तो दूसरी ओर बीजेपी इस फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की और उसके साथ साथ सुरक्षा मसले को लेकर और परमाणु संधि को लेकर दोनों देश आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ईंधन का इंतजाम रूस की तरफ से करने के लिए दोनों पक्ष रजामंद हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सैनिक साझा अभ्यास के साथ साथ सैनिक साजो सामान की खरीद को लेकर भी भारत और रूस के बीच में एग्रीमेंट्स तय हो जाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में मोदी का ये स्वागत ही बयां करने के लिए काफी है कि रूस और हिंदुस्तान के रिश्तों की तासीर है क्या। मोदी को देखने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। रूस मोदी की यूरोप यात्रा का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के बाद रूस ही वो शक्ति है जो पूरी तरह से भारत की सामरिक और कूटनीतिक जरूरत को पूरा कर सकता है। रूस यात्रा के सबसे पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिस्कोरयोवको मेमोरियल पर दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों को नमन किया और फिर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत चली। मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही साथ क्षेत्रीय स्थिति समेत व्यापार और ऊर्जा के मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी और पुतिन की मुलाकात से भारत और रूस के रिश्तों में नई गर्मजोशी तो जरूर पैदा हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही देश रिश्तों की इस गर्माहट को कितना आगे तक बरकरार रख पाते हैं। दरअसल रूस का साथ भारत के लिए जरूरी इस वजह से भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान लगातार रूस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। रूस का चीन के करीब आना, रूस का गैस और ऑयल पाइपलाइन से लिंक बढ़ाना चीन का, और रूस का जो सबसे बड़ा है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद अनिश्चितता की भावना गहरा चुकी है। ट्रंप के अचानक किए गए फैसले कब किस पर भारी पड़ जाएं, ये कोई नहीं जानता। रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों की बढ़ती खाई में मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां ही है कि वो किस तरह से एक तरफ पुतिन तो दूसरी तरफ ट्रंप के साथ अपनी कूटनीति को साध पाएंगे, क्योंकि भारत के लिए रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंधों के बेहद अहम मायने हैं। वीडियो सत्तुर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेरिस पर्यावरण समझौते की पहल कुछ इस तर्ज पर की जैसे कि दुनिया का भविष्य इस समझौते पर निर्भर करता है।
152 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, यहां तक कि भारत भी इस समझौते का हिस्सा है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो पुनर्विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि इस पर्यावरण संधि से वो अमेरिका को पीछे घसीट ले। और अगर ऐसा होता है तो जरा सोचिए, जिस संधि को हासिल करने के लिए अमेरिका ने लगभग 4 साल लगा दिए, उस संधि को लेकर कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक रात में फैसला ले सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके बाद पर्यावरण का क्या होगा, ये भगवान ही जानेगा। दुनिया भर में पर्यावरण को ग्रीन हाउस गैसों के प्रदूषण से बचाने के लिए तैयार किए गए UNFCCC या आम भाषा में बोले तो पेरिस एग्रीमेंट के भविष्य पर बड़ी तलवार लटक रही है। और इस अनिश्चितता की वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से दिए गए संकेतों के मुताबिक ट्रंप अमेरिका को पेरिस समझौते से दूर करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे बिंदु या आपत्तियां दर्ज की हैं जिन्हें वो अमेरिका के हित में नहीं मानते। ट्रंप सरकार ने जो तर्क दिए हैं उनके मुताबिक पेरिस समझौते से उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही इससे अमेरिका में ईंधन की खपत सीमा भी दूसरे देशों के अधिकारियों के हाथ में चली जाती है। समझौते से अमेरिका के अपने ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर फर्क पड़ता है। दरअसल ट्रंप सरकार की इन आपत्तियों की बड़ी वजह है पेरिस समझौते के कुछ मुख्य बिंदु, जो कहते हैं ऐसे उद्योगों पर नजर रखना जिनसे ग्रीन हाउस गैस ज्यादा निकलने की संभावना रहती है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना और उन्हें तय सीमा में लाना, और इस दिशा में हर देश की कोशिश की निगरानी करना। अगर पेरिस समझौते से अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे तो इससे पेरिस एग्रीमेंट के लिए मिलने वाली मदद राशि में बड़ी कमी आएगी, और भारत जो पेरिस समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है उसके लिए यह मदद कम होना एक बड़ा झटका होगा। टीम न्यूज़ नेशन।